भद्रजनों, आज आप लोग एक ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। आज से पहले आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा। जादूगर की वाणी में प्रबल आत्मविश्वास था। उसका प्रभाव दर्शकों के मुख पर कौतूहल के रूप में स्पष्ट लक्षित हो रहा था। उसने आगे कहना जारी रखा। कुछ ही पलों में आप सब इस रस्सी को सांप बनकर ऊपर उठते हुए देखेंगे। वो जाकर बट वृक्ष के ऊपरी डाली से लिपट जाएगी, किंतु ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति गोले के अंदर पैर न रखे, अन्यथा सांप के विष से प्रभावित हो सकता है। कौतूहल के साथ लोगों के मन में थोड़ा भय और आश्चर्य भी उत्पन्न हो गया। तीसरा प्रहर लगभग आधा बीत चुका था, अतः लोग दोपहर के भोजनादि से निवृत्त होकर चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए थे। ज्येष्ठ महीने का उत्तरार्ध था। कल ही थोड़ी वर्षा हुई थी, फिर भी आज सूर्य का ताप अपने चरम था। नगर के पूर्वी छोर पर स्थित विशाल वटवृक्ष वहां इकट्ठा हुए लोगों को शीतलता प्रदान कर रहा था। उसी के नीचे जादूगर ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए लगभग 5 दंड के व्यास का एक वृत्त बनाया था। वृत्त के मध्य में एक मोटी श्वेत रस्सी सांप की कुंडली की भांति रखी हुई थी, जिसके ऊपर उसका एक सिरा फन की तरह लटक रहा था। दर्शकों में कृषक, कुम्हार, शिल्पी, श्रेष्ठी इत्यादि हर वर्ग के नगरवासी सम्मिलित थे। जब लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंची तो जादूगर ने बीन बजाना आरंभ किया। कुछ ही क्षणों में रस्सी का ऊपरी सिरा सांप के फन की भांति ऊपर उठने लगा। लोग चमत्कृत और सम्मोहित होकर देखने लगे। कुछ लोग जो वृत्त की परिधि से सटकर खड़े थे, वे भय से 1-2 पग पीछे हट गए। जादूगर बीन बजाता जा रहा था और रस्सी ऊपर उठती जा रही थी। रस्सी भूमि से लगभग 2 दंड ऊपर पहुंची होगी कि अचानक अश्व के टापों की ध्वनि सुनाई दी। अगले ही पल एक सनसनाता हुआ विपाट बाण ऊर्ध्वाधर उठते हुए सांप के मुख के एक हाथ ऊपर से निकला और जाकर वट वृक्ष के तने में ढस गया। अरे ये क्या? जो रस्सी सांप बनकर ऊपर चढ़ रही थी, वो एकदम से भरभरा कर भूमि पर गिर पड़ी। जिसमें अभी तक प्राण दिख रहे थे, वो निष्प्राण होकर धाराशाही हो गई। जादूगर के मुख पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह अपने घुटनों के बल भूमि पर बैठ गया और ऊपर हाथ उठाकर बोल पड़ा, हे ईश्वर, ये किस बात का दंड दे रहे हो मुझे? तभी पीछे से आवाज आई, ये ईश्वर ने नहीं, मैंने किया है। तब तक विक्रम अपने अश्व से उतरकर वृत्त के पास पहुंच चुका था। मुझसे क्या अपराध हुआ है आर्यपुत्र, जो आपने ऐसा किया? ये मेरी जीविका है। जादूगर ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा। चमत्कार दिखाने का उसका आत्मविश्वास और आत्माभिमान दोनों लुप्त हो चुका था। अपनी कला का प्रदर्शन करके जीविका उपार्जन करने वाले अनेक वर्ग के लोग हैं, जैसे गायक, नर्तक, चित्रकार आदि, किंतु कोई भी अपनी कला को चमत्कार नहीं कहता है। कला एक साधना है, निरंतर अभ्यास द्वारा उसमें पारंगत हुआ जाता है, किंतु उसे चमत्कार का नाम देकर लोगों के अंदर भ्रम और भय उत्पन्न करना अनुचित है। मुझसे भूल हुई, क्षमा प्रार्थी हूं। आगे से ऐसा नहीं होगा। आप कृपया इसके रहस्य को उद्घाटित ना करें। ठीक है, आगे से अपने जादू को मात्र एक कला रहने देना, चमत्कार नहीं। फिर विक्रम ने लोगों की ओर मुड़कर संबोधित किया, भाइयों, ये जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन इसी स्थान पर कल दोबारा करेगा। आप लोग अपने अपने कार्यों पर जाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि ये मात्र एक कला है जो विभिन्न युक्तियों के द्वारा आपके मनोरंजन के लिए प्रदर्शित की जाती है। इसमें किसी अलौकिक शक्ति के माध्यम से चमत्कार करने जैसा कुछ नहीं होता है। विक्रम की बात सुनने के बाद भीड़ छंटने लगी। तभी विक्रम का सखा चंद्रकेतु अश्व दौड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने विक्रम के पास आकर अपने अश्व की लगाम जोर से खींच दी। वह हिनहिनाकर रुक गया। चंद्रकेतु ने कहा, विक्रम, उपाश्रय के शक सैनिकों ने अपने अश्वों को चरने के लिए पुनः खेत में छोड़ दिया है। सुधर्मा कृषक ने अश्वों को अपने खेत से हटाने का अनुरोध किया तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। ओह, इनका उपद्रव तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कहते हुए विक्रम अपने अश्व पर सवार हो गया और बोला, चलो देखते हैं।
सुधर्मा के खेत के पास पहुंचकर विक्रम और चंद्रकेतु ने एक बड़े वृक्ष की ओट में अपने अश्वों को खड़ा कर दिया। सामने देखा कि खेत में शक सैनिकों के 4 अश्व मक्के के छोटे छोटे पौधों को चर रहे हैं और उनके सवार एक पेड़ की छांव में बैठकर कौड़ियां खेल रहे हैं। वे बिल्कुल निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि उनके विरुद्ध प्रतिष्ठान राज्य में कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं कि आज इनके अश्वों का हरण कर लेते हैं। इन्हें बेचकर सुधर्मा की फसल की हानि पूरा कर देंगे। इन्हें पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह से ये लोग निश्चिंत होकर बैठे हैं, यदि इनका वध कर दिया जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। इन्हें मार दें क्या? सदैव के लिए समस्या ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, मारना नहीं है। जो अपराध इन्होंने किया है उसके लिए मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा। इन्होंने कृषक की संपत्ति को हानि पहुंचाई है, अतः इन्हें भी आर्थिक दंड देना ही उचित होगा। दूसरी बात, मात्र इन 4 सैनिकों को मार देने से समस्या समाप्त नहीं होगी। उपाश्रम में इनके जैसे 3 सहस्त्र सैनिक और भी हैं, और जो इन्होंने सुधर्मा की पिटाई की उसका दंड। चंद्रकेतु का स्वभाव थोड़ा उग्र था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ करते हैं उसके लिए। दोनों ने अपने अश्वों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जिससे कि उनके टापों की ध्वनि सैनिकों तक न पहुंच पाए। वे खेत में चरते हुए अश्वों के पास पहुंच गए और एक एक अश्व की वल्गा पकड़ ली। फिर विक्रम ने 4 बाण चारों सैनिकों के पैरों में मारे। वे पीड़ा से कराह उठे। जब तक वे उठने का प्रयत्न कर पाते, विक्रम और चंद्रकेतु ने अपने अश्व दौड़ा दिए। साथ में उनके 2 अश्व भी ले आए। संघ के रास्ते में शिवालय के पास उन्हें जयेश मिल गया। विक्रम ने अश्वों को उसे सौंपते हुए कहा, इन्हें गोदावरी के उस पार ले जाकर अश्व व्यापारी को बेच दो। उनको बोलना कि वो इन्हें प्रतिष्ठान में किसी को नहीं बेचेगा। जयेश विक्रम का विश्वास पात्र था। वह जाने लगा तो विक्रम ने निर्देश दिया, जो भी पैसे मिलेंगे उसे लाकर सुधर्मा कृषक को दे देना। जब वे वापस लौटकर नगर में आए, सूर्य डूबने लगा था। हाट में जाने से पहले वे कृषक चौपाल की ओर चले गए। जानना चाहते थे कि उपाश्रय और नगर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आज अच्छा हुआ उनके साथ, बहुत निरंकुश होने लगे हैं। कृषकों की चौपाल से एक व्यक्ति का स्वर उभरा, चारों के पैर भी घायल हो गए हैं। अधिक चोट तो नहीं आई, किंतु कुछ दिन उपाश्रय से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, सही कहते हो। इनके साथ ऐसा होगा तभी ये मानेंगे। राज्य प्रशासन की ओर से कोई कड़ाई न होने के कारण ऐसा हो रहा है। अरे उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी बात सुनकर चंद्रकेतु आगे हाट की ओर बढ़ गया। विक्रम और चंद्रकेतु अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर चल रहे थे। जब वे हाट में पहुंचे तो वह बंद होने लगा था। लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे थे। सामानों से भरी कई बैलगाड़ियां इधर से उधर जा रही थीं। कई श्रेष्ठी अपने सामान वापस घर ले जाने के लिए गाड़ियों में भर रहे थे। वे थोड़ा आगे बढ़े तो एक स्थान पर भीड़ लगी हुई थी। वे अपने अश्वों से उतरकर भीड़ के अंदर घुस गए। एक श्रेष्ठी बैठा रो रहा था। उसके मुख पर चोट के चिन्ह थे। वह विलाप कर रहा था, अब मैं क्या बेचूंगा और क्या खाऊंगा, किससे याचना करूं। अब तो हम हाट में भी सुरक्षित नहीं है। क्या इस राज्य में हमारे भाग्य में मात्र प्रताड़ना और अपमान ही सहन करना रह गया है। विक्रम ने पास खड़े व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ? ये रो क्यों रहे हैं? इनके सारे मेवे उपाश्रय के 2 सैनिक बिना कोई मूल्य दिए उठा ले गए। इन्होंने रोका तो इन्हें मारा पीटा भी। शोर सुनकर जब तक नगर के सैनिक पहुंचे, शक सैनिक भाग गए थे। विक्रम वहां से मुड़ा और उपाश्रय की ओर चल दिया। चंद्रकेतु भी उसके पीछे चल पड़ा। शीघ्र ही वे उन सैनिकों तक पहुंच गए। अंधेरा होने लगा था। विक्रम और चंद्रकेतु ने एक पेड़ की ओट में खड़े होकर दोनों सैनिकों के हाथों को बाणों से छेद दिया। वे चीख पुकार करने लगे,
तब उन्होंने अपने अश्व वापस मोड़ लिए। विक्रम जब घर पहुंचा तो वासिष्ठी वहीं पर थी। पर्णकुटी के अहाते में प्रवेश करते ही वासिष्ठ ने उच्च स्वर में कहा, माँ, विक्रम आ गए। विक्रम अपने अश्व से उतर गया। उसे देखते ही उसका श्वान राजपलायम दौड़कर उसके पास आ गया। हल्के प्रकाश में भी उसका श्वेत रंग चमक रहा था। विक्रम उसे थोड़ा सा पुचकार कर आगे बढ़ा। कुटिया के तीनों कक्ष और दालान अहाते से थोड़ी ऊंचाई पर बने हुए थे। अहाता बहुत बड़ा था। एक छोर पर वेणु अपने परिवार के साथ रहता था। वह विक्रम के कृषि कार्य का उत्तरदायित्व संभालता था और साथ ही कुटिया की देखभाल भी करता। वेणु के पुत्र सम्यक ने विक्रम के अश्व को अंदर लाकर निर्धारित स्थान पर बांध दिया और उसे खाने के लिए हरी घास व पीसा हुआ चना डाल दिया। अहाते के एक कोने में बने तुलसी चौर पर सांध्य वंदना करके मां अभी अभी उठी थीं। एक नेह भरी दृष्टि वासिष्ठी पर डालकर विक्रम हाथ मुंह धोने लगा। तब तक मां वासिष्ठी के पास आ गई थी। माँ, आपको आज का नगर समाचार सुनाऊं? वासिष्ठी की बात सुनकर मां मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कि फिर तुम लोगों का वाद विवाद आरंभ होगा। नहीं माँ, मैं तो मात्र समाचार सुना रही हूँ। सुनिए, पहला समाचार। नगर में किसी के द्वारा एक प्रसिद्ध जादूगर का खेल बिगाड़ दिया गया। दूसरा समाचार। शक सैनिकों के 2 अश्वों का हरण अज्ञात लोगों के द्वारा कर लिया गया और 4 सैनिकों के पैरों को बाणों से बिध दिया गया। तीसरा समाचार भी है जो कि तुम तक अभी नहीं पहुंचा है। 2 सैनिकों के हाथों को भी बाणों से विध दिया गया है। मां तब तक रसोई में खाना लगाने के लिए चली गई थी। मैं कहती हूँ, शक सैनिकों से तुम्हें उलझने की आवश्यकता ही क्या रहती है? अपराधी को दंड देना आवश्यक होता है और अपराधी को दंड देना राजा का काम है। यदि राजा अपना कार्य न करे तो प्रजा को एकजुट होकर राजा को अपदस्थ कर देना चाहिए। हाँ, वो भी होगा एक दिन, किंतु तब तक क्या किया जाए? अन्याय सहते रहें। विक्रम के शौर्य से वासिष्ठी भलीभांति परिचित थी। जानती थी कि उसके धनुष और खड्ग के सम्मुख कोई भी नहीं टिक सकता है। उसके अश्व का कोई पीछा नहीं कर सकता। कोई भी स्थिति उसे कष्ट नहीं दे सकती। इस बात का उसे गर्व भी था, किंतु फिर भी उसे चिंता होती थी, क्योंकि शक साम्राज्य बहुत बड़ा था और उनकी शक्ति अपार थी। उनके सम्मुख प्रतिष्ठान नरेश विरूपाक्ष भी विवश थे। यदि तुम्हारे बारे में शकों को पता चल गया तो? एक योद्धा की पुत्री को भय लग रहा है। पहले तुम लोग चुपचाप भोजन कर लो, उसके बाद शास्त्रार्थ करते रहना। फिर दोनों लोग चुप होकर भोजन करने लगे। खाने के बाद वासिष्ठ को घर छोड़ने विक्रम उसके साथ गया। उसका घर पास में ही था। फिर भी रात हो जाने के कारण अकेले जाना ठीक नहीं था।